अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं कि आईएफआरएस जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और यूएस गैप जो यूनाइटेड स्टेट्स के अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें क्या फ़र्क है, उनका ओरिजिन क्या है। तो मैंने अब सोचा है कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम बनाएंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड वाइज और उनके डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज उसका पहला इंट्रोडक्शन है और मैं एक जनरलाइज इनकी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ आईएएसबी एंड एफएएसबी। आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और फैएसबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसको कहते हैं। ये दोनों 1973 में बने थे, राइट। और आईएफआरएस का आने का ऑब्जेक्टिव तो आप सबको पता है कि उसकी वजह से दुनिया में जॉब्स क्रिएट हुई कि अब आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के आईएफआरएस पढ़ लें, आप वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लोज, यानी एक इन्वेस्टर यहाँ से बैठ के दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दूसरे मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकता है। फिर मल्टानेशनल, दुनिया की पावरफुल तरीन चीज़ जो जमात है वो मल्टानेशनल है। तो मल्टानेशनल की सब्सिडरीज पूरी दुनिया में, तो उनको एक ऐसी कंसोलिडेशन करनी होती है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करना होता है। तो आप ज़रा सोचें, अगर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट जगहों पे अप्लाई हो रहे हो तो कंसोलिडेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे आईएफआरएस के आने के। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने स्टैंडर्ड बनाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यानी अगर ये कहा जाता है कि अगर इफ़ यूएस स्नीजेज द होल वर्ल्ड गेट्स कफ, यानी दुनिया अगर यूएस छींक मारता है ना तो पूरी दुनिया को समझ ले जुकाम हो जाता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है वाकई। और हमने देखा है पास में 2008 में जब यूएस में अजाब आया था तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा था, और जब भी कोई बड़ा रिसेशन यूएस में आता है पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है। तो यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पे काम करना है तो आपको यूएस और आईएफआरएस के बीच में एक ब्रिज बनाना होगा। तो अब पास में क्या हो रहा था, यूँ सोचें कि यूएस गैप इस लेवल का था फॉर एग्जांपल और आईएफआरएस इस लेवल का था, इनमें बहुत बड़ा बड़ा फर्क था। तो अब आईएफआरएस यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यूएस वाले आईएफआरएस अप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा फर्क है, और वो अपनी इकोनॉमी में जब इतना बड़ा चेंज लाएंगे तो उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिल जाएगी। तो फिर दुनिया में एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ जिसका नाम है कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का गूगल में मीनिंग कुछ भी हो, डिक्शनरी में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कन्वर्जेंस का मीनिंग था एलिमिनेटिंग डिफरेंस। एलिमिनेटिंग डिफरेंस का मतलब जो आईएफआरएस और यूएस गैप में फर्क है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने। लेकिन साफ बात है यूएस का एक अपना एटीट्यूड है। तो ये जो कन्वर्जेंस का प्रोजेक्ट था ना, इसमें यूएस गैप ने अपने आप को चेंज नहीं करा, बल्कि आईएफआरएस को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके अपने करीब लाता गया। और ऑब्जेक्टिव ये था जब बहुत करीब आ जाएगा ना तो फिर पूरे यूएस में आईएफआरएस अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आज तक वो आईएफआरएस अप्लाई हुए नहीं हैं। अब मैं ज़रा और हिस्ट्री बताता हूँ। मैंने कन्वर्जेंस की नीड आपको बता दी कि कंसोलिडेशन वगैरह ये सब इजी हो जाएगी अगर यूएस के और हमारे स्टैंडर्ड भी सेम हो जाएं, जॉब्स और क्रिएट हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लोज इजी हो जाएंगे। अब एक नॉर्वॉक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में यही कन्वर्जेंस से रिलेटेड, कि जिसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि मिल के काम करेंगे और डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया जाएगा ताकि अलाइनमेंट आ जाए। अब फिर एमओयू साइनिंग हुई 2006 में, रोड मैप बना। पहले यूएस ने डेट दी थी कि भाई 11 में हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में आईएफआरएस अप्लाई कर देंगे, फिर 13 में, और ये आगे डेफर होती गई। और ये आज तक क्यों नहीं अप्लाई हुआ, इसकी रीज़न भी मैं अभी इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर रीज़न आपके सामने पेश कर दूंगा। अब ये जो कन्वर्जेंस का प्रोजेक्ट था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता दोनों को करीब करना था, तो उस पर काम भी हुआ, यानी काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुए। लेकिन यूएस गैप में चेंज नहीं आया, आईएफआरएस में चेंज आया। एक तो रेवेन्यू रिकग्निशन में चेंज आया। आप सब जानते हैं कि हमारे आईएफआरएस में आईएफआरएस 15 आया था और वो आईएस 18 और आईएस 11 को उन्होंने आउटडेट करके रिमूव कर दिया था। आईएफआरएस 15 ये इसी कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप सबको पता है कि आईएफआरएस 9 आया, और आईएफआरएस 9 में एक मेजर चेंज था एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल, ईसीएल, राइट। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मजे की बात, कि यूएस गैप इनिशियली उस पर था इनकर्ड लॉस मॉडल। यानी आईएफआरएस कहता था कि भाई हम वेट नहीं करेंगे एक्चुअल इवेंट का, जो बुराई का, हम पहले से ही बुराई को बुक कर लेंगे, यानी जल्दी से फ्यूचर की बुराई अभी से बुक कर लेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते वक्त। लेकिन यूएस गैप इनिशियली था इनकर्ड लॉस मॉडल पे, राइट, ओके। और उनका मानना ये था कि यार अगर हम बहुत जल्दी एग्रेसिवली फ्यूचर के लॉसेस बुक करेंगे तो हमारी मार्केट्स में अजाब आ जाएगा, हमारी मार्केट्स की प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब गिर जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने फिर एक CECL, करंट एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल, उन्होंने अभी अप्लाई कर दिया है। लेकिन हाँ, स्टिल एक फ़र्क है कि यूएस गैप वालों का इतना एग्रेसिव नहीं है, हमारा थोड़ा ज़्यादा आईएफआरएस वालों का ज़्यादा एग्रेसिव है, राइट, ओके। देन लीसेस, अब आईएफआरएस 16 जो आ गया उसके बाद लीसेस भी हमारी और उनकी यूएस गैप वालों की नॉर्मल मेजॉरिटी 99% सेम हो गई है, यानी ये स्टैंडर्ड भी सेम हो चुके हैं। देन फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो आईएफआरएस 13 आया था वो भी इसी कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर बताऊँ, आंखें खोल के सुने,
IFRS 13 के आने के बाद हमारे और यूएस गैप में इतनी सिमिलैरिटी आ गई है कि हमारा और यूएस गैप वालों का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड सेम हो चुका है। मेथड सेम है लेकिन दोनों के मौके सेम नहीं है। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के इवेंट सेम नहीं है, मेथड सेम है। बच्चे ने कहा क्या मतलब समझें। जैसे हमारे यहाँ एक IFRS 5 है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो आप जैसे हेल्ड फॉर सेल करते हो तो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेकर आते हो ना, तो ये एक मौका है फेयर वैल्यू पे लाने का। तो ज़रूरी नहीं है यूएस गैप में यही मौका हो। इसी तरह हमारे यहाँ आप जब टेक ओवर करते हो तो अपनी सब्सिडरी को इमीडिएटली फेयर वैल्यू पे लेकर आते हो, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह करते हो, तो IFRS की वो रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है यूएस गैप में भी यही रिक्वायरमेंट हो। तो अब इस हद तक कन्वर्जेंस हो चुकी है इस फेयर वैल्यू मेजरमेंट की कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड दोनों में एक ही है, लेकिन फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के मौके, इवेंट्स एक नहीं हैं। अब ये बहुत अहम, अब मैं इस आज की वीडियो का दिल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, चैलेंजेस। ये आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में IFRS क्यों नहीं अप्लाई हुआ है? उसकी वजह क्या है? एक वजह रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। भाई यूएस गैप जो है ना वो रूल बेस्ड है, यूएस के स्टैंडर्ड रूल बेस्ड हैं, यानी बहुत डिटेल्ड है और हर चीज़ का रूल है, जबकि IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या मतलब, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुनिए। आज मेरे घर पे गेस्ट आने के थे तो मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि यार अच्छा खाना खिला देना इनको। अब ये अच्छा खाना मैंने जो बोला ना, ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार फलां रेस्टोरेंट से इतनी इतनी ये चीज़ें मंगानी है, स्टेक्स मंगाने हैं, ये मंगाना है, अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी, ड्रिंक्स के नाम सब बता रहा हूँ तो ये रूल है। इसी तरह मैं किसी से कह रहा हूँ कि यार गाड़ी स्लो चलाओ, किसी का गाड़ी में बैठाऊँ, गाड़ी स्लो चलाओ, एक बात, और मैं कह रहा हूँ कि यार गाड़ी 30 की स्पीड पे चलाओ, तो ये रूल है। तो यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड है और बहुत डिटेल्ड है, और IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है और फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल बेस्ड होने की वजह से फ्लेक्सिबल है। अब सवाल ये कि यूएस गैप रूल बेस्ड क्यों है? क्योंकि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का एनवायरनमेंट देखें तो वहाँ लिटिगेशन के इश्यूज बहुत हैं, वहाँ हर चीज़ पे लॉ है। भाई पड़ोसी ने ज़रा आपको छेड़ा, आपने केस कर दिया, इसने ये करा, केस कर दिया। तो भाई जब इतने केसेस होते हैं तो वहाँ जो जज है उसके पास ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें होनी चाहिए कि वो 1 मिनट में डिसीजन ले और 1 मिनट में आपको फैसला करके दे। तो अगर प्रिंसिपल बेस्ड मसले होंगे तो फिर हल ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी वजह है IFRS अप्लाई ना होने का। फिर एक और वजह है पॉलिटिकल प्रेशर, कि वो लोग कहते थे कि यार हमारी चलनी चाहिए। यूएस गैप वालों ने बोला भाई हमारे स्टैंडर्ड्स अपने होने चाहिए, यूएस अलग चीज़ है। इंडिपेंडेंस एक और मसला है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी मर्जी से जब चाहें जो चीज़ चेंज करें, फिर अगर IFRS अडॉप्ट कर लिया तो फिर पूरी दुनिया को साथ लेके चलना होगा। ये कुछ रीजंस थे। बहरहाल एंड ऑफ कन्वर्जेंस, फिर एक टाइम के बाद आके दुनिया को समझ में आ गया कि अब ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में IFRS अप्लाई नहीं हो सकते, यानी अब आप वेबसाइट पे भी जाके देखें। तो अब इन्होंने कहा कि यार कन्वर्जेंस, हमने ये जो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जेंस की, ये जो इतने स्टैंडर्ड्स करीब कर दिए, इससे भी दुनिया को फायदा हुआ ना। यानी आज मैं अपने कितने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो अमेरिका में जाके जब जॉब कर रहे होते हैं तो ये बहुत मेजर स्टैंडर्ड है भाई, रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजेस, ये बहुत दिल है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो जब ये उन बच्चों को यूएस गैप के हिसाब से आते हैं तो बस कुछ ही चीज़ें उनको अपडेट करनी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस, तो बहुत इजीली इन्वेस्टर्स वगैरह अलाइंड होकर कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे वैल्यू मिली तो इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।